गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस सेपरेबल कोड। लीनियर कोड्स हम लोग कर चुके हैं, तो लीनियर कोड को ही मैक्सिमम डिस्टेंस सेपरेबल कोड बोलते हैं, एमडीएस कोड बोलते हैं। अगर उस लीनियर कोड का डिस्टेंस, अगर एनकेडी लीनियर कोड है, अगर इसका ये जो डिस्टेंस है डी की वैल्यू n-k+1 हो जाती है, तो उस लीनियर कोड को हम एमडीएस कोड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि एमडीएस कोड एक लीनियर कोड होता है, बट उस लीनियर कोड का डिस्टेंस n-k+1 होना चाहिए, जिसके लिए डिस्टेंस ये बन जाएगा, वो एमडीएस कोड हो जाएगा। तो अब हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने एफ एन कंसिडर किया, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल एन टपल्स ओवर अ फाइनाइट फील्ड, गैल्वा फील्ड जी एफ क्यू, एंड लेट E1, E2, En बी द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V। आपको पता है किसी भी वेक्टर स्पेस के जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं वो यही वाले होते हैं। और यहाँ पे अगर E1 की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 होता है, बाकी आगे सब में 0। अगर इन जनरल ith में लिखूँ E आया क्या होगा, तो ith पोजीशन पे 1 होगा। टोटल n टपल्स होंगे क्योंकि ये एफ एन से बिलोंग करता है, तो n एंट्रीज, ith पोजीशन पे 1, बाकी सब जगह जीरोज। सो सबसे पहले नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक कोड लिया जनरेटेड बाय ई, ठीक है, एक सेट लिया C विच इज जनरेटेड बाय E। नाउ व्हाट इज E हियर? E इज द सम ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड बेसिस। तो अगर मैं छोटा सा लेके आपको एग्जांपल बताऊं, आपने स्टैंडर्ड बेसिस लिया R2 के, तो 1 0 0 1 होते हैं। अगर आप मैं बोलूं इन दोनों को ऐड करके एक नया E ले लो, तो वो किसके इक्वल होगा? 1 1 के। तो सिमिलरली ऐसे ही आप E1, E2, E3, En इनकी जो भी वैल्यूज हैं उनको ऐड करो, तो आपको क्या मिलेगा? देखो, E1 फर्स्ट पोजीशन पे 1 ला देगा, E2 सेकंड पोजीशन पे 1 ला देगा, E3 थर्ड पोजीशन पे 1 ला देगा, और En लास्ट पोजीशन पे 1 ला देगा। मतलब जो E वेक्टर होगा वो n टपल का होगा और उसकी हर एंट्री 1 होने वाली है। तो C ले लिया हमने जनरेटेड बाय E। जनरेटेड बाय E मतलब E के मल्टीपल्स, तो उसके अंदर अल्फा टाइम्स E आएंगे। अल्फा कहाँ से आएगा? फील्ड से आएगा, एंड फील्ड इज F, मतलब हमारी गैल्वा फील्ड। तो ये क्या है? सब स्पेस ऑफ V जनरेटेड बाय E। पहले तो आप सब लोग ये चेक करेंगे कि क्या ये सब स्पेस है। सब स्पेस के आपको कंडीशंस पता है, आप कंडीशन चेक करोगे कि AU प्लस BV। आप ये करते हो ना, अगर किसी सेट को आपको V एक वेक्टर स्पेस है और एक उसका सबस्पेस, एक उसका सबसेट लिया S, अगर इसको इसका सबस्पेस प्रूफ करना है तो आप क्या करते हो? दो स्केलर्स लेते हो फील्ड से जिसके ऊपर ये डिफाइन है ना, V ओवर F होता है, F फील्ड के ऊपर डिफाइन होता है, और दो वेक्टर्स लेते हो यहाँ से, है ना, तो AB और AU प्लस BV करते हो। अगर वो वापस से S में चला जाता है तो वो सब स्पेस बन जाता है। तो आपको यही चेक करना है। पहले हमने तो लिख दिया कि दिस इज अ सब स्पेस ऑफ V जनरेटेड बाय E। आपको ये वेरीफाई भी करना है कि इज दिस अ सब स्पेस। प्रूफ करके दिखाओगे कि ये सब स्पेस है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करके आप लोगों को दिखानी है। तो U और V की जगह आप दो एलिमेंट्स इस टाइप के पिक करोगे, तो आपका एक एलिमेंट हो जाएगा अल्फा टाइम्स E, एक एलिमेंट हो जाएगा बीटा टाइम्स E, और इनके साथ दो आप फील्ड के एलिमेंट ले लोगे, एक A और एक B, दोनों का सम चेक करोगे क्या वापस से इसी सेट में जाता है, तो वो बहुत सिमिलरली चला जाएगा। देखो, ये फील्ड का एलिमेंट, ये फील्ड का एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो एक नया फील्ड का एलिमेंट आएगा। ऐसे यहाँ पे भी इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो एक फील्ड का एलिमेंट आएगा, साथ में वेक्टर ये आएगा। तो दिस इज जनरेटेड बाय E ना, क्योंकि एक फील्ड का E दोनों में से कॉमन पिकआउट जैसे आप करोगे तो ये फील्ड का एलिमेंट प्लस ये फील्ड का एलिमेंट, यही बनेगा ना, A अल्फा प्लस बीटा टाइम्स B टाइम्स E। तो ये भी फील्ड, ये भी फील्ड, ये भी फील्ड, ये भी फील्ड, तो ओवरऑल पूरा ये कहाँ से जाने वाला है? फील्ड से। तो फील्ड के साथ E मल्टीपल में, मतलब ये भी E का मल्टीपल, मतलब ये भी C का एलिमेंट, तो ये भी क्या हुआ? सब स्पेस हुआ जनरेटेड बाय E। इज दैट क्लियर? अब आगे हमने लिखा क्लियरली C इज अ लीनियर कोड ऑफ लेंथ n एंड डायमेंशन 1। तो ये भी आप लोगों का काम है कि आप ये चेक करोगे कि क्या ये लीनियर कोड है, और लीनियर कोड है तो उसकी लेंथ कितनी है और डायमेंशन कितनी है। लेंथ हमें पता लग जाएगी क्योंकि ये Fn से बिलोंग करता है, तो n लेंथ होगा।
क्योंकि ये सी जो कोड लिया है वो जनरेटेड बाय ई लिया है, तो इसके बेसिस में एक ही एलिमेंट आएगा, वो है ई, तो इसकी डायमेंशन बनेगी 1। लीनियर कोड आप वेरीफाई कर लेना। सो अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ये MDS कोड है या नहीं, ये चेक करना है। तो MDS कोड के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि d इज इक्वल्स टू n माइनस के प्लस 1 होना चाहिए। अगर ये हो गया तो हमारा काम डन हो जाएगा। तो अब देखो, अगर मैंने कोई भी एलिमेंट लिया कोई सी का, देखो ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आना चाहिए और जब आप पेपर लिखोगे तब भी वो डिफरेंस दिखना चाहिए। तो स्मॉल सी बी एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल सी, तो ये किस टाइप का होगा, अल्फा टाइम्स ई, क्योंकि ई के मल्टीपल्स जाते हैं इस सी में, तो अगर सी का कोई एलिमेंट है तो वो भी ई का मल्टीपल होगा, एंड दैट अल्फा शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, ई में क्या है 1 1 1 1 1, अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 1 की जगह अल्फा 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 बन जाएगा, तो ये बन गया। अब आपको पता है कि लीनियर कोड ग्रुप कोड होता है ना, लीनियर कोड ग्रुप कोड बनता है। तो आपको ये भी पता है कि लीनियर कोड और ग्रुप कोड में मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम वेट दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर आप इसका वेट फाइंड कर लो तो आपको डिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो हमने वेट फाइंड किया एंड आर वेट इज n, क्योंकि इसके अंदर n नॉन जीरो एंट्रीज है तो n वेट आ गया। देन वेट ऑफ एवरी नॉन जीरो कोड वर्ड इन सी इज n। ये तो किसी एक पर्टिकुलर के लिए सी के लिए फाइंड किया था ना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे ई के ही मल्टीपल होंगे। अगर वो ई के मल्टीपल होंगे, क्योंकि ई में 1 1 1 1 1 है और आपको मल्टीप्लाई नॉन जीरो एलिमेंट से करना है, तो वो हमेशा ही नॉन जीरो रहेंगे सारे एंट्रीज। तो हर कोड का जो वेट होगा वो n होगा। अगर हर कोड का वेट n होगा तो मिनिमम वेट भी n होगा, और अगर मिनिमम वेट n होगा तो क्योंकि लीनियर कोड ग्रुप कोड होता है तो मिनिमम डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो d की वैल्यू आपके पास n आ गई। अब आपको ये देखना है कि ये लीनियर कोड था क्या, है ना, n k d ऐसे लिखते हैं ना, तो n के d में n तो n ही है, n लेंथ का ही है, डायमेंशन इसकी 1 है, और आपने अभी d निकाला, इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना आया, n। तो आपको चेक करना है कि क्या d इज इक्वल्स टू n माइनस के प्लस 1 है। तो चेक करो, देखो d कितना है, n, मतलब इनको जब आप फाइंड करो n माइनस के प्लस 1 को तो वो भी n ही आना चाहिए। तो n तो n ही है, डायमेंशन कितनी 1 प्लस 1, ये कैंसिल किया तो वापस से कितना आ रहा है, n ही आ रहा है, मतलब ये आपका MDS कोड बनेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल करते हैं आज हम। फिर नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के लिए आज होमवर्क छोड़ूंगी, वो दोनों आप लोगों को करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में वेक्टर स्पेस तो हमारा सेम रहने वाला है, वही VN Q मतलब FN, और ओवर द सेम गैल्वा फील्ड F हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड बेसिस वही हमारी E1 E2 E3 EN रहने वाली हैं। इस बार हम सब स्पेस ले रहे हैं जनरेटेड बाय V का, किस टाइप से, C, जैसे आपने लास्ट टाइम लिया था कि C इज जनरेटेड बाय E, ऐसे ही हम ले रहे हैं C इज जनरेटेड बाय x1 x2 x3 xn माइनस 1, n माइनस 1 एलिमेंट से जनरेट होने वाला एक हमने सब स्पेस कंसिडर किया है। अब वो उसके एलिमेंट्स हैं किस टाइप के जिनसे वो जनरेट हो रहा है, मतलब x1 x2 xn ये कहाँ से आए हैं, किस टाइप के एलिमेंट हैं। तो ये है x1, कैसे फाइंड किया है, E1 और E2 को ऐड करके। x2 कैसे फाइंड किया, E2 और E3 को ऐड करके। तो जो xi हम फाइंड करेंगे वो कैसे मिलेगा, ei और ei प्लस 1 को ऐड करके। तो n माइनस 1 जो लास्ट एलिमेंट है वी विल गेट इट फ्रॉम en माइनस 1 एंड en। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो c होगा वो इन सब से जनरेट होगा। अब अगर हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी डायमेंशन कितनी है, तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब स्पैन तो मिला हुआ है, तो हमें li ढूंढना है ना बस। अगर li मिल गया, लास्ट टाइम हमने li इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें एक ही वेक्टर था, सिंगल, c इज जनरेटेड बाय e, और सिंगलटन वेक्टर हमेशा li होता है। तो इस बार हमें li प्रूफ करना पड़ेगा। तो li प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 कंसिडर करते हैं। तो हमने लीनियर स्केलर्स ले लिए f से, लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 कंसिडर किया, फिर हमने E1 E2 E3 की टर्म्स कलेक्ट कर ली, और बाकी सबको हमने ब्रैकेट्स में जो भी कोफिशिएंट्स थे मतलब उन लोगों के, वो सब कलेक्ट करके यहाँ लिख दिए।
अब हम लोगों को ये पता है कि ये जो E1, E2, E3, En है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस। तो इसका जब भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो स्केलर 0 होने चाहिए, मतलब अल्फा 1 शुड बी 0। अगर अल्फा 1 0, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 शुड बी 0, है ना। यहाँ से आपको क्या क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से मिला अल्फा 1 इज 0, सेकेंड से मिला अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज 0। सो अल्फा 1 यहाँ 0 सब्सटीट्यूट करो तो क्या मिल गया, अल्फा 2 0। अब आगे चलो, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज 0, अल्फा 2 क्या है 0, मतलब अल्फा 3 इज 0। तो आपको क्या मिल रहा है कि ये जो सारे स्केलर्स हैं जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिए थे x1, x2, xn के, वो सब 0 मिलते जा रहे हैं। मतलब ये जो वेक्टर्स हैं दीज आर व्हाट, Li वेक्टर्स। तो इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हमारी कितनी बन जाएगी, n-1। सो दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, hence dimension of C over F is n-1। Is that clear to you? So यहाँ तक हो गया सब लोगों का। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है d, क्योंकि आप लोगों की लेंथ भी निकल गई है, n लेंथ का था, f n से बिलोंग करता है, और डायमेंशन आपने अभी फाइंड किया कि n-1 आ रही है। तो आपको बस क्या फाइंड करना है, d। तभी आपको पता लगेगा कि n के d कोड क्या क्या है, तभी आप ये चेक करोगे कि d n-k+1 है या नहीं है। आपको ये चेक करना है, तो इसके लिए डी निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने का सबसे आसान तरीका, मिनिमम वेट निकालो, ना कि मिनिमम डिस्टेंस। तो E1, और देखो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको ध्यान से विजुलाइज करो, x1, x2, xn-1 यही एलिमेंट है। इन्हीं में से जिसका वेट मिनिमम होगा वही आपका मिनिमम डिस्टेंस बन जाएगा। x1 कैसे बना है, दो एलिमेंट्स को ऐड करके, दो स्टैंडर्ड बेसिस को ऐड करके। तो एक नॉन जीरो एंट्री इसमें होगी और एक नॉन जीरो एंट्री इसमें होगी, तो ओवरऑल कितनी नॉन जीरो एंट्री, 2। ऐसे ही x2 में भी कितनी नॉन जीरो एंट्री होंगी, क्योंकि वो कैसे बनेगा, E2 प्लस E3 करके। तो सब किससे बने हैं ये सब लोग, नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं सब में, 1, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस से बने, और स्टैंडर्ड बेसिस में सिर्फ एक ही एलिमेंट नॉन जीरो होता है, बाकी सब जीरो होते हैं। तो E2 प्लस E3 या E3 प्लस E4, मतलब आप जो भी बनाओ, चाहे x1 बनाओ, x2 बनाओ, xn-1 बनाओ, सबका क्या आने वाला है, डिस्टेंस 2 ही आने वाला है। बट हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखने के लिए, ठीक है, आप ऐसे भी लिख के एक्सप्लेन करके ख़त्म कर सकते थे, पर थोड़ा सा और जैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग जैसे किया हुआ है, तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो x1, अब हमने इसका वेट निकाला तो कितना आया, 2। तो इसका वेट 2 आया, तो या तो मिनिमम वेट 2 होगा या 2 से और भी छोटा हो सकता है ना, क्या पता किसी और का इससे भी छोटा आ जाए। तो ये बुक के अकॉर्डिंग, वैसे तो हमें दिख ही रहा है कि सबका 2 ही आएगा। सो उसके अकॉर्डिंग अगर इसका मिनिमम, तो इसका मिनिमम डिस्टेंस भी लेस देन इक्वल्स टू 2 ही आएगा। तो 2 से छोटा और कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, जीरो वेट तो हम लेंगे नहीं। तो अगर कोई कोड, लेट्स से कि इसके पास कोई एक नॉन जीरो कोड वर्ड है जिसका वेट 1 है, अगर ये नॉन जीरो कोड वर्ड है तो ये कहाँ से आया है, सी से, एंड सी इज जनरेटेड बाय x1, x2, xn-1। तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। सो x1, x2, xn-1 सबकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आप ये लेते हो कि वेट ऑफ सी इज 1, ठीक है, अगर आपने लिया कि वेट ऑफ सी कितना है, 1 है, तो क्या होगा, तो ये जितने भी एंट्रीज हैं ये सब जीरो होंगी एक्सेप्ट 1, है ना। सबको जीरो होना पड़ेगा, तभी तो वेट 1 आएगा, एक को छोड़ के, किसी एक को। हो सकता है ये वाला नॉन जीरो, हो सकता है ये नॉन जीरो, हो सकता है ये नॉन जीरो, अब हमें नहीं पता वो कौन सा नॉन जीरो होगा। तो हम एक एक पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। अगर ये वाला एलिमेंट नॉन जीरो हुआ, देखो दो ही सिंगल एलिमेंट हैं, तो दोनों को पहले सिंगल सिंगल को डिस्कस करते हैं। अगर अल्फा 1 0 हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, अगर अल्फा 1 0 हुआ तो इससे हमें ये मिलेगा कि ये वाले जो बाकी सारे एलिमेंट हैं, नहीं हमें वेट 1 लेना है तो हम नॉन जीरो लेंगे, सॉरी, तो नॉन जीरो लेंगे। अगर अल्फा 1 नॉन जीरो है तो अल्फा 2 भी नॉन जीरो होगा, है ना। तो क्योंकि अल्फा 1, तो मतलब ये अल्फा 2 नहीं नॉन जीरो होगा, ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 भी नॉन जीरो हो जाएगा। तो ये सब नॉन जीरो बन जाएंगे, यही आगे लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से पढ़ लो। देयरफॉर ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ द कोड वर्ड सी इज नॉन जीरो। सो सपोज अल्फा आई इज नॉट इक्वल्स टू 0।
अब इसके बाद आगे देखो, देन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू, ये सब जीरो होने चाहिए क्योंकि एक नॉन जीरो तो मिल गया हमें ith। अगर ये सब जीरो होने चाहिए तो इससे क्या मिलेगा आपको कि n-1 जीरो, अगर n-1 जीरो तो n-2 जीरो जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट करते तो ये सब पीछे जैसे पुट करते जाओगे सब जीरो आते जाएंगे, तो उससे अल्फा 1 भी जीरो हो जाएगा। सारे जीरो हो गए तो फिर तो c जीरो हो गया। अगर c जीरो हो गया तो उसका वेट क्या आएगा, फिर उसका वेट तो जीरो आना चाहिए, बट वेट हमने 1 लिया है, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब अल्फा आई इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू जीरो इज नॉट पॉसिबल। तो अब अल्फा n-1 लेके देखते हैं। अगर अल्फा n-1 नॉन जीरो है तो बाकी सारे जीरो होने चाहिए, जैसे ही बाकी सब जीरो लिखे फिर से c जीरो हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं। अब दो के कॉम्बिनेशन को देखते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 फॉर्म के भी तो एलिमेंट्स हैं, तो क्या पता कोई इनमें से नॉन जीरो हो। तो अगर ये नॉन जीरो है तब भी आप सॉल्व करें तब भी c जीरो आ रहा है ना। ये सिर्फ बड़ा करने के लिए क्वेश्चन को, वैसे आप सिंपल सा लिख सकते थे कि x1 x2 सबके अंदर सिर्फ दो नॉन जीरो एंट्रीज हैं, तो सबका वेट कितना होगा, हर एंट्री हर xi का वेट 2 है, इसका मतलब मिनिमम वेट भी कितना बनेगा, 2 बनेगा, और वही मिनिमम डिस्टेंस बनेगा d इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो आप। अगर ऐसे लिखने की इच्छा वो भी लिख लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी आपको ये चेक करना है कि क्या आपका d n-k+1 के इक्वल है। तो यहाँ से फाइंड करो, n इज n, लेंथ n ही थी, डायमेंशन n-1 थी, +1, तो ये बन गया n-n +1 तो कितना आ गया 2, और डिस्टेंस इसका 2 ही निकला। सो दिस मीन्स दिस इज अ MDS कोड। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल और फोर्थ एग्जाम्पल है ना, ये दो एग्जाम्पल्स हैं, यू विल ट्राई इट योरसेल्फ, और अगर नहीं समझ आता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।